हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। आज हम विद्युत धारा के लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे धारा घनत्व और चालकों में धारा का प्रवाह किस तरह से होता है, इसे हम समझेंगे। तो पहले हम देखते हैं धारा घनत्व किसे कहते हैं। तो इसे हम इस तरह से समझते हैं, माना ये कोई एक चालक है, कोई चालक तार है और ये इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। आप अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समझते होंगे क्या होता है। जिस तरह से ये एक मार्कर है तो इधर वाला जो इसका क्षेत्रफल है इधर का, इसे कहेंगे हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो माना इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है a और इसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा घनत्व हम किसे कहेंगे? किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा घनत्व कहलाती है। यानी इसे हम J से व्यक्त करते हैं तो इसे हम लिखेंगे धारा घनत्व J बराबर धारा बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी J इक्वल्स टू हम लिखेंगे I/A। तो किसी भी चालक के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा क्या कहलाती है? धारा घनत्व कहलाती है। और ये होता है J इक्वल्स टू I/A। तो ये किस तरह की राशि है? यह एक सदिश राशि होती है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। कैसी राशि है? ये सदिश राशि है। सपोज ये कोई एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और इस डायरेक्शन में I धारा प्रवाहित हो रही है और इसका सदिश क्षेत्रफल जो है A वेक्टर, इसका सदिश क्षेत्रफल A वेक्टर यदि धारा की दिशा से थीटा एंगल बना रहा है तो धारा की दिशा में क्षेत्रफल कितना होगा? धारा की दिशा में क्षेत्रफल हो जाएगा A cos थीटा, क्योंकि इस दिशा में क्षेत्रफल है A वेक्टर, तो इस A वेक्टर का धारा की दिशा में घटक क्या होगा? A cos थीटा। इसलिए धारा की दिशा में क्षेत्रफल कितना निकल के आ रहा है? A cos थीटा आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं J इक्वल्स टू I/A cos थीटा। ये फॉर्मूला हम कब काम में लेंगे? जब किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का सदिश क्षेत्रफल धारा की दिशा से थीटा कोण बना रहा है, उस समय धारा घनत्व क्या होगा? J बराबर I/A cos थीटा। और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं I इक्वल्स टू JA cos थीटा। और हम सदिशों के अदिश गुणनफल से जानते हैं AB cos थीटा क्या होता है? I इक्वल्स टू हो जाएगा J वेक्टर डॉट A वेक्टर, क्योंकि हम जानते हैं AB cos थीटा बराबर होता है A वेक्टर डॉट B वेक्टर। तो इसको लिखेंगे हम I इक्वल्स टू J वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो ये फॉर्मूला कब काम में लेंगे? J इक्वल्स टू I/A कब काम में लेंगे? जब इस चालक का जो सदिश क्षेत्रफल है वो धारा की दिशा से थीटा बराबर 0 डिग्री का कोण बनाता हो। यहां आप देख भी सकते हैं ये A वेक्टर है और इसी दिशा में धारा जा रही है, तो यहां थीटा कितना बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है। तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो J इक्वल्स लिखेंगे I/A। इसी तरह से यहां जो ये सदिश क्षेत्रफल है, ये अनुप्रस्थ काट का, ये चालक का अनुप्रस्थ काट है और इसका जो सदिश क्षेत्रफल है वो धारा की दिशा से थीटा कोण बना रहा है, उस समय धारा घनत्व क्या होगा? J इक्वल्स टू I/A cos थीटा। और यहां धारा को हम लिख सकते हैं, धारा इक्वल्स टू हो गई J वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, धारा घनत्व तथा चालक के अनुप्रस्थ काट के सदिशों के अदिश गुणनफल को धारा कहते हैं। इस तरह से भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। अब आप यहां देख रहे हैं J इक्वल्स टू I/A है, तो इसलिए इसका मात्रक क्या होगा? धारा घनत्व का मात्रक अगर हम देखें तो ये एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर धारा घनत्व का मात्रक होता है। इसी तरह से अगर मैं इसका विमा सूत्र देखूं तो इसका विमा सूत्र आएगा, I का होता है, I को हम दिखाते हैं A से, तो A1 और क्षेत्रफल को दिखाएंगे हम L स्क्वायर से, तो इसका विमा सूत्र हो जाएगा A1 L की पावर -2।
ए की पावर 1 और एल की पावर -2, ये किसका विमा सूत्र हो जाएगा, धारा घनत्व का हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को धारा घनत्व का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसको हम एक छोटे से न्यूमेरिकल से भी समझ लेते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ एक न्यूमेरिकल लिखा है, एक चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति सेकंड 2 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो हम जानते हैं कि प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश को ही हम विद्युत धारा कहते हैं, यानी धारा का मान हमें दिया हुआ है 2 एम्पियर दिया हुआ है, क्योंकि प्रति सेकंड 2 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। यानी Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है, Q की वैल्यू है 2 और समय प्रति सेकंड, यानी 2 एम्पियर की धारा हमारी प्रवाहित हो रही है। पहले हमें ये दिया हुआ है। यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल धारा की दिशा से थीटा बराबर 0 डिग्री कोण बनाता है, तो पहली स्थिति क्या है, थीटा बराबर 0 डिग्री कोण बनाता है, तो धारा घनत्व ज्ञात करना है। और जो चालक है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें 2 मिलीमीटर, तो हमें ए बराबर दिया हुआ है 2 mm, तो इसको हम मीटर में बदलेंगे, 2 × 10⁻³ मीटर। तो हम जानते हैं कि J इक्वल्स टू होता है I/A, जब थीटा इक्वल्स टू कितना है, 0 डिग्री है। तो I की वैल्यू हमारे पास 2 एम्पियर और क्षेत्रफल हो जाएगा 2 × 10⁻³ तो यहां से आएगा 10⁻³ एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम आसानी से धारा घनत्व कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी की दूसरी स्थिति देख लेते हैं, जब थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री है, तो हम देखेंगे J इक्वल्स टू होता है I/A cos थीटा। तो J इक्वल्स टू I की वैल्यू है हमारे पास 2 और A हमारे पास है 2 × 10⁻³ मीटर और cos 60, तो J इक्वल्स टू 2 से 2 कट जाएगा, ये होगा कितना, cos 60 1/2, तो 2 ऊपर जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो 10⁻³ एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम आसानी से धारा घनत्व कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम समझते हैं चालकों में धारा प्रवाह। तो हम जानते हैं चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनमें बहुत ज्यादा संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं चालकों के अंदर, और ये चालक जो हैं ये तापीय ऊर्जा पाकर, कमरे के ताप पर ही तापीय ऊर्जा पाकर, कमरे के ताप से जो इन्हें ऊर्जा मिल रही है उसी ऊर्जा को पाकर ये क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन कभी इधर टकराएगा, कभी उधर टकराएगा, कभी किधर टकराएगा, अलग अलग जगह टकराते जाते हैं, यानी ये एक रैंडम मोशन, यादृच्छिक गति करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं तो किसी एक निश्चित अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को पार करने वाले इलेक्ट्रॉनों का नेट प्रवाह शून्य हो जाता है। उस अवस्था में उस चालक से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। जैसे ये एक चालक है और इस चालक का ये कोई अनुप्रस्थ काट है, तो इस अनुप्रस्थ काट से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहे होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ रहे होंगे। ये किस वजह से, यादृच्छिक गति की वजह से। तो इस वजह से चालक के अंदर जो धारा का नेट प्रवाह होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। तो यादृच्छिक गति में एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला, माना यहां किसी एटम से टकरा गया, किसी परमाणु से टकरा गया, हो सकता है ये किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए, हो सकता है ये किसी इस तरह से टकरा जाए। तो इस तरह की ये जिगजैग आकार की, जिगजैग फॉर्म में ये कैसी गति करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं, रैंडम गति करते हैं। और जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है उस दौरान जो ये अपना पथ तय करता है, तो इस पथ को हम मुक्त पथ कहते हैं। इसे हम लेमड़ा से व्यक्त कर रहे हैं। तो यानी 2 क्रमागत मुक्त पथ को मैं यहां लिख देता हूं, इसे कहते हैं फ्री पाथ। यानी चालक में इलेक्ट्रॉनों द्वारा 2 क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी मुक्त पथ कहलाती है। क्या होती है ये, मुक्त पथ कहलाती है। 2 क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी।
अब इस मुक्त पथ को तय करने में जितना समय लगता है उसे हम विश्रांति काल कहते हैं। तो अगली जो डेफिनेशन है यहां हमारी विश्रांति काल, यानी मुक्त पथ तय करने में इलेक्ट्रॉनों द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है? विश्रांति काल यानी रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। इसे हम टाउ से व्यक्त करते हैं। इसी तरह जब हम कई सारे माध्य मुक्त पथों का औसत ले लेते हैं तो वो कहलाता है माध्य मुक्त पथ, और माध्य मुक्त पथ को हम लेमड़ा बार से व्यक्त करते हैं। ये कहलाएगा माध्य मुक्त पथ। और जब हम कई सारे विश्रांति कालों का औसत ले लेते हैं उसे कहते हैं हम टाउ बार, यानी ये क्या कहलाएगा? माध्य विश्रांति काल। अब माना अलग अलग इलेक्ट्रॉन है और अलग अलग इलेक्ट्रॉन की जो चालें हैं, जैसे इसकी U1 वेक्टर है, सपोज इसकी कोई U2 वेक्टर होगी, सपोज ये कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा इसकी U3 वेक्टर होगी, ऐसे ही nवें इलेक्ट्रॉन की मान लो ये चाल UN वेक्टर है। तो ये जो चाल है U1, U2, U3 ये केवल किसकी वजह से हो रही है? ऊष्मीय ऊर्जा की वजह से हो रही है, यानी कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉन जो ऊष्मीय ऊर्जा पाकर यादृच्छिक गति कर रहे हैं तो उनकी वजह से ये चालें मानी गई हैं U1 वेक्टर, U2 वेक्टर, U3 वेक्टर, UN वेक्टर। तो इसे हम कहते हैं हम इनकी ऊष्मीय चाल यानी थर्मल वेलोसिटी होती है। और ये जो ऊष्मीय चाल होती है ये लगभग 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की होती है, लेकिन इनकी जो नेट या एवरेज वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। मैंने अभी भी आपको बताया भी था कि परिणामी जो चाल होगी, परिणामी जो वेग होगा वो कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि गति कैसी थी इनकी? यादृच्छिक गति थी। तो अगर मान लो किसी इलेक्ट्रॉन की चाल U1 वेक्टर है, किसी दूसरे की U2 वेक्टर है, किसी तीसरे की U3 वेक्टर है, ऐसे ही nवें इलेक्ट्रॉन की UN वेक्टर चाल है, तो इनका जो औसत होगा वो क्या होगी? औसत ऊष्मीय चाल U एवरेज वेक्टर, और इसका मान कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि सबकी गतियां कैसी थी? रैंडम गति थी, सबकी यादृच्छिक गति थी। तो उनका जो परिणामी वेग निकल कर आता है, परिणामी ऊष्मीय वेग जो निकल कर आता है वो कितना होता है? 0 होता है। तो ये परिणामी ऊष्मीय वेग है और इसका मान कितना निकल के आ रहा है? हमारा 0 निकल के आ रहा है। तो जब तक हम किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित नहीं करते तब तक उस चालक के अंदर विद्युत धारा का नेट प्रवाह नहीं होता। केवल ऊष्मीय ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति होती है, और उस यादृच्छिक गति के कारण जो ऊष्मीय वेग होता है वो परिणामी ऊष्मीय वेग भी कितना होता है? 0 होता है। तो हम इसे ध्यान रखेंगे, क्योंकि आगे जो हम डेरिवेशन करेंगे वहां ये काम आएगा। तो इसे ध्यान रखना है, परिणामी जो ऊष्मीय चाल है, परिणामी ऊष्मीय वेग है इलेक्ट्रॉनों का, वो कितना होता है? 0 होता है। इसी प्रकार अब हम किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर आरोपित करते हैं। जैसे माना ये कोई एक चालक है और इसमें सभी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो यादृच्छिक गति कर रहे थे, हमें ये मालूम था। लेकिन यदि हम इसके सिरों के मध्य अगर हम विभवांतर लगा दें, कोई सेल लगा दें या ऊर्जा का कोई स्रोत लगा दें, तो उसकी वजह से इस चालक के बाहर क्या उत्पन्न हो जाएगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसे हम ई एक्सटर्नल कहेंगे। और हम जानते हैं कि ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इन इलेक्ट्रॉनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल लगाएगा। इन पर क्या लगेगा? बल लगेगा। तो जब इन इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा तो बल लगने के परिणाम स्वरूप जो इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति हो रही थी उस अनियमित गति के ऊपर एक नियमित गति अध्यारोपित हो जाती है, और एक निश्चित दिशा में सभी इलेक्ट्रॉन एक अल्प वेग प्राप्त कर लेते हैं। उन अल्प वेगों का औसत ही क्या कहलाता है? अपवहन वेग कहलाता है। अपवहन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसी को ही हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग भी कहते हैं।
तो मैंने क्या बताया, इसको सुनेंगे ध्यान से। जब किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर आरोपित किया जाता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण इलेक्ट्रॉनों पर एक स्थिर वैद्युत बल लगता है, और जब इलेक्ट्रॉनों पर स्थिर वैद्युत बल लगता है तो सभी इलेक्ट्रॉनों की जो यादृच्छिक गति हो रही थी उस यादृच्छिक गति के ऊपर ही एक नियमित गति अध्यारोपित हो जाती है। उस नियमित गति जो अध्यारोपित होती है उसकी वजह से सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में एक अल्प वेग प्राप्त कर लेते हैं, और उन अल्प वेगों का औसत ही क्या कहलाता है, अपवहन वेग कहलाता है। हम जानते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉनों की जो गति हो रही थी वो कुछ इस तरह से हो रही थी, यादृच्छिक गति हो रही थी, लेकिन मैंने इस पे क्या लगा दिया, बाहरी विद्युत क्षेत्र लगा दिया। जब मैंने इस पर बाहरी विद्युत क्षेत्र लगा दिया, मैं इसको इधर लगा के दिखाता हूं जिससे आपको गति आगे की तरफ दिखाई देगी। मैंने ये विद्युत क्षेत्र इस दिशा में लगाया, तो जब मैंने इस यादृच्छिक गति के ऊपर, चालक के ऊपर ये विद्युत क्षेत्र लगाया, बाहरी विद्युत क्षेत्र लगाया, तो इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा, यानी ये कुछ खिसक के यहां आ जाएगा और अब कुछ गति इस तरह की होगी। कुछ गति इस तरह की होगी, तो आप देख सकते हैं यहां इनमें ये इस तरह का विस्थापन जो है वो उत्पन्न हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ये यहां विस्थापन इनमें उत्पन्न हो, जो इलेक्ट्रॉन यहां था वो यहां पहुंच गया, ये अल्प विस्थापन उत्पन्न हो गया, और जब विस्थापन अल्प उत्पन्न हो गया तो अल्प अपवहन वेग उत्पन्न हो जाता है। तो अपवहन वेग कैसा होता है, अल्प होता है, और ये किस कोटि का होता है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड कोटि का होता है। लगभग अपवहन वेग की कोटि क्या होती है, 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अभी भी जो ये इलेक्ट्रॉन है ये अपने ऊष्मीय ऊर्जा को पाकर जिस तेज गति से रफ्तार कर रहे थे वो गति भी इनके अंदर है, लेकिन अब एक सिस्टमेटिक गति है, एक नियमित गति है। ये टक्कर हुई, ये टक्कर हुई, ये तेजी से टक्कर हुई, ये तेजी से टक्कर हो गए, लेकिन ये अब कैसे चल रहे हैं, कुछ एक अल्प वेग प्राप्त करके आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह से इसमें सभी इलेक्ट्रॉन एक नियमित गति के साथ अब किधर बढ़ रहे हैं, अब ये इधर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और जब ये आगे बढ़ेंगे तो चालकों में क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा। इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहे हैं तो धारा इधर इस दिशा में गति करना प्रारंभ कर देगी। तो धारा का प्रवाह किधर होगा, ये मैंने बना रखा है इस डायग्राम में। इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा प्रवाह होना शुरू हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन इस धारा के विपरीत दिशा में गति कर रहे होंगे। लेकिन कैसी गति, अब अनियमित गति के ऊपर अध्यारोपित हुई हुई नियमित गति कर रहे हैं। तो यहां अपवहन वेग से आप ये कभी भी नहीं समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन ने बहुत धीरे चलना शुरू कर दिया है, ऐसा नहीं है। वो अपनी तेज गति से तो चल ही रहे हैं और परमाणु और अणुओं से टकरा रहे हैं, लेकिन अब वो एक निश्चित दिशा में भी एक अल्प वेग के साथ आगे बढ़ भी रहे हैं। पहले नियत दिशा में कोई भी वेग नहीं था तो धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, लेकिन अब उन्हें एक पर्टिकुलर दिशा मिल गई जिस वजह से वो अब धारा प्रवाह करेंगे। तो आपने देखा भी होगा, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते ही बल्ब जल जाता है। इसका क्या कारण है, इसका यही कारण है कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह उन किस वेग से हुआ है, 10⁻⁵ मीटर प्रति सेकंड के वेग से हुआ है, यानी बहुत तेज वेग है ये। तो यही क्या होता है, इनका ऊष्मीय वेग होता है। तो आई होप आप लोगों को चालकों में धारा प्रवाह का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे, उसमें हम अपवहन वेग का धारा के साथ संबंध निकालेंगे और अपवहन वेग का विभवांतर के साथ संबंध निकालेंगे। ध्यान रखेंगे, इस अपवहन वेग को हम vd द्वारा व्यक्त करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ये। और मैंने इसकी परिभाषा आपको बोल के बताई भी, आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन करेंगे।